जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NS ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण से संबंधित कुछ नियमों को पढ़ा था। चलिए आज की क्लास में हम लोग गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण करना सीखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और जो भी चीजें यहाँ पर बताई जाएगी उसे अच्छी तरह से सीखने की कोशिश करिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को कंटिन्यू देखिए, मजा आने वाला। ठीक है, जो भी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे आज की क्लास में इतना बेहतरीन तरीके से मैं इमेज फॉर्मेशन सिखाऊंगा कि आप जिंदगी भर कभी भूल नहीं पाएंगे। इससे पहले आप जितने भी क्लास वीडियो देखे होंगे इतना बेहतरीन तरीके से कोई नहीं समझा पाया होगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है। ठीक है, तो देखिए गोलीय दर्पण में हम लोग जानते हैं कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक उत्तल दर्पण, एक उत्तल दर्पण जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर कहते हैं। और दूसरा होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर। कोई दिक्कत? ये दो दर्पण हम लोग गोलीय दर्पण में पढ़ते हैं। इन्हीं दो दर्पण में आज प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे कि किस दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनता है और किस स्थिति पर कैसा बनता है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अवतल दर्पण में। तो एक बात जान लीजिए कि उत्तल दर्पण में हमेशा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब की दो स्थितियां होती है। वह कितनी स्थितियां होती है? दो स्थितियां ही संभव होती है, दो स्थिति, तो दो स्थिति होती है। लेकिन वही अगर अवतल दर्पण की बात किया जाए तो अवतल दर्पण में वस्तु की 6 स्थितियां होती है। कितने पोजीशंस होते हैं? 6 पोजीशन। तो हम लोग 6 पोजीशन को सीखने वाले हैं आज कि किस पोजीशन पर वस्तु को रखेंगे तो कहां पर प्रतिबिंब बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अवतल दर्पण से। तो सबसे पहले हम हेडलाइन डालते हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, इमेज फॉर्मेशन इन इमेजेस फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर, ये हम लोग आज सीखने वाले, आज की क्लास में यही सीखेंगे। तो अभी हमने बताया कि गोलीय दर्पण के दो प्रकार होता है, एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है। अगर अवतल दर्पण की पहचान की बात किया जाए या डेफिनेशन की बात किया जाए तो हम लोग चर्चा किए थे जब क्लास में दर्पण पढ़ रहे थे। तो हम लोग जानते हैं कि वैसा दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? धंसा हुआ रहता है। कैसा होता है? धंसा हुआ, यानी अंदर की ओर होता है, इस प्रकार से अंदर की ओर है। तो वैसे दर्पण को हम लोग क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। इसी दर्पण में हम लोग आज प्रतिबिंब का निर्माण समझेंगे। तो देखिए अभी हमने चर्चा किया कि अवतल दर्पण में वस्तु की कुल कितना स्थितियां होती है? 6 स्थितियां होती है, 6 पोजीशंस होते हैं। ये 6 पोजीशंस कौन कौन है वो उसकी चर्चा हम लोग क्विकली कर लेते हैं एक बार। तो देखिए यह एक अवतल दर्पण है जिसमें एक बीच का पॉइंट होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अवतल किसी भी दर्पण का बीच वाला पॉइंट क्या कहलाता है? तो पोल कहलाता है, अर्थात ध्रुव कहलाता है। आज ध्रुव को कोई काल्पनिक रेखा अगर मिला दिया जाए तो उस रेखा का नाम क्या होता है? तो प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं उसे? प्रधान अक्ष। ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं, प्रधान अक्ष, या इसी को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस मुख्य अक्ष पर दो पॉइंट होते हैं, दो पॉइंट स्थित होते हैं, जिसे एक पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं और दूसरा पॉइंट इसका दुगना दूरी पर होता है जिसे वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको फोकस बोलते हैं, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, यानी वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, ये दो पॉइंट इस प्रधान अक्ष पर स्थित रहती है। ठीक, यहां से अगर आप समझिएगा तो इस अवतल दर्पण में वस्तु को कौन कौन सा 6 स्थिति पर रखते हैं वो समझिए। तो पहला स्थिति होती है कि वस्तु को हम लोग अनंत पर रख सकते हैं। कहां पर रख सकते हैं? अनंत पर। देखिए यहाँ अनंत क्या होता है वो समझिए। प्रधान अक्ष के बाद जितना भी पॉइंट हम लोग लेंगे, ठीक है,
जितना भी पॉइंट इमेजिन करेंगे वो सब क्या कहलाएगा, अनंत कहलाएगी। ये प्रधान अक्ष है, ये यहाँ से यहाँ तक लिए हम लोग। इसके बाद जो भी पॉइंट लेंगे वो क्या कहलाएगा, इन्फिनिटी कहलाएगा, अनंत कहलाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला पोजीशन में हम लोग वस्तु को कहाँ रखते हैं, अनंत पर रखते हैं, यानी ऑब्जेक्ट ऑन इन्फिनिटी इसको मान लेते हैं। ये फर्स्ट पोजीशन इसको हम मान लेते हैं। एक कौन सा पोजीशन हो जाएगा, फर्स्ट पोजीशन, यानी ऑब्जेक्ट ऑन इन्फिनिटी। यहाँ पर कहीं पर भी वस्तु इस पोजीशन में रखेंगे, यहाँ यहाँ सबको इन्फिनिटिव हम मानेंगे, ठीक है। दूसरा पोजीशन में आता है, मान लिया वस्तु की इस स्थिति में रख दिए यहाँ पर प्रधान अक्ष पर, तो बताइएगा ये पॉइंट जो कहलाएगा क्या कहलाएगा, इस पॉइंट पर रखे अगर जो, तो ये क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटिव के बिटवीन कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी के बीच कहलाएगा। तो एक पॉइंट ये हो सकता है जिसको हम लोग दूसरा पॉइंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेकेंड नंबर, यानी ऑब्जेक्ट ऑन क्या, इन्फिनिटिव एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। दो बात हो गया, ठीक है। तो दो पोजीशन हम लोग चर्चा कर लिए। तीसरा पोजीशन की बात किया जाए, देखिए अगर ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा खिसकाया जाती है, अब की कहां पर आ जाएगी, इस पॉइंट पर आ जाएगी, इस पॉइंट पर यानी सी पर, जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, यहाँ पर वस्तु आ जाएगा। ठीक, आपके मन में चल रहा होगा सर कि यहाँ पर से खिसक के तो यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, तो यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, कहीं पर रहे, ये पॉइंट हमेशा क्या कहलाएगा, इन्फिनिटी और सी के बिटवीन कहलाएगा, बीच कहलाएगा। यहाँ भी रखेंगे तो सी और इन्फिनिटी के बीच होगा, यहाँ पर भी रखेंगे, सब जगह यानी इसके बीच कहीं पर, यहाँ पर रखो चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, सब क्या कहलाएगा, इन्फिनिटी और सी के बीच कहलाएगा। तो ये जो पॉइंट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट हम लोग कहाँ रखते हैं वस्तु को, देखिए थर्ड नंबर में पोजीशन में, थर्ड पोजीशन में हम लोग वस्तु को रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। क्या रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी ऑब्जेक्ट ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये तीसरा कंडीशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चौथा कंडीशन क्या होता है, तो चौथा कंडीशन ये होता है कि हम लोग ऑब्जेक्ट को और खिसकाएंगे तो ये साइड चली जाएगी, यानी कहीं पर इसके बीच में, सी और एफ के बीच में, यहाँ पर रखो, यहाँ पर कहीं पर रखो, ये क्या कहलाएगा, सी और एफ के बीच कहलाएगा। तो ये पोजीशन हो गया जिसे हम लोग चौथा पोजीशन कहते हैं। कौन सा पोजीशन, चौथा पोजीशन कहते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट ऑन सी एंड एफ, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। पांचवा पोजीशन क्या हो जाएगा, अगर थोड़ा सा और खिसकाएंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है कहां पर चला आएगी, फोकस पर आ जाएगी, तो ऑब्जेक्ट ऑन फोकस। इस प्रकार से ये कैमा पोजीशन हो जाएगा, पांचवा पोजीशन। कोई दिक्कत, ये अभी पोजीशन बता रहे हैं, ठीक है, अभी बना नहीं रहे हैं, ठीक। तो ये पांचवा पोजीशन हो जाएगी। छठा पोजीशन में ऑब्जेक्ट खिसक करके कहाँ चलाएगी, इस प्रकार से यहाँ चलाएगी, यानी फोकस और पोल के बीच। ये लास्ट सिक्स पोजीशन है, यानी ऑब्जेक्ट ऑन एफ एंड पी के बीच में आ जाएगी। तो ये पोजीशन आप लोग अपना माइंड में फिट कर लीजिएगा। तो देखिए एक बार फिर से बता देते हैं कौन कौन सा पोजीशन हो गया था। तो कौन कौन सा पोजीशन हो गया था बताइए आप लोग, अपने कॉपी पर हर बात को नोट करते जाइएगा, ठीक है, चीजें आसान हो जाएगी। वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत मजा आने वाली है आज की क्लास में, ठीक है। तो इसको पोल बोलते हैं। ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। ये जो क्या कहलाता है, सी कहलाता है। बताइए पहला पोजीशन में वस्तु को इस पॉइंट के बाद कहीं पर भी रखेंगे, इन्फिनिटिव कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अनंत कहलाएगा। तो कहीं पर भी रख देते, ये फर्स्ट पोजीशन हो गया, ठीक है। दूसरा पोजीशन में मान लिया ऑब्जेक्ट को इधर कहीं रखेंगे, इधर इस प्रकार से इधर कहीं रखेंगे, तो ये इन्फिनिटी और सी के बीच हो जाएगा, यानी इन्फिनिटी और सी के बीच। ये कैमा पोजीशन दूसरा हो गया। तीसरा पोजीशन में खिसक के कहीं आएगा तो कहां पर जाएगा, सी पर जाएगा। ये कौन सा पोजीशन हो गया, ये कौन सा पोजीशन हो गया, तो ये हो गया तीसरा पोजीशन, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल सकते हैं। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट जाएगा वो कहाँ जाएगा, सी और एफ के बीच जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, सी और एफ के बीच जाएगा। ये चौथा पोजीशन हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत, सी और एफ के बीच। अगर पांचवा पोजीशन की बात किया है, वस्तु खिसक के कहाँ जाएगी, फोकस पर। कहाँ जाएगी, फोकस पर, यानी फोकस पर जाएगी। ये छठा पांचवा पोजीशन। एक पोजीशन क्या हो गया, फोकस और पी के बीच, फोकस और पी के बीच। ये सिक्स पोजीशन, यही 6 पोजीशन हम लोग इसमें इमेज को बनाना सीखेंगे। तो ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा एक बार, उसके बाद समझ में आएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखिए सबसे पहला पोजीशन में हम लोग क्या लिखेंगे कि वस्तु जब, व्हेन, जब वस्तु कहां पर हो, वस्तु अनंत पर हो। कहां पर हो, अनंत, यानी इन्फिनिटी पर हो, अनंत पर हो। व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑन इन्फिनिटी, ये बात याद रखिएगा।
ठीक है, तो देखिए हम लोग इमेज बनाना सीखते हैं कि कैसे बनता है। ये कौन सा मिरर है? तो कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर है सर। ये क्या है? ये रेखा, ये प्रधान अक्ष हो गया, ये पोल हो गया। ठीक है, यहाँ पर 2 पॉइंट की हम लोगों ने चर्चा किया कि सी और एफ होती है, एफ और सी होती है। बताइए ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं? इन्फिनिटी पर रख रहे हैं, मतलब इधर कहीं पर रख रहे होंगे। ऑब्जेक्ट कितना बड़ा होगा ये हम लोग नहीं जानते हैं, इन्फिनिटी पर रख रहे हैं। ये नहीं बना सकते कि यहाँ होगा या कहीं पर हो सकता है, इसीलिए हम लोग ऑब्जेक्ट को दिखाना नहीं चाहते या दिखाते नहीं है। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर दिखाया नहीं जाता है, किस प्रकार से ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पर भी हो सकता है, इधर भी कहीं पर भी हो सकता है, तो ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं दिखाएंगे। अब बताइए आपसे एक सवाल करता हूँ कि हम लोग पिछले जब क्लास में हम लोगों ने वीडियो में चर्चा किया था, तो बताइए हम बताए थे कि इमेज बनने के लिए कम से कम हम लोग 2 किरणें लेते हैं। कितना रेज की जरूरत होती है? 2 रेज की जरूरत होती है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग कितना रे लेते हैं? 2 किरण। ठीक है, 2 किरण। अब जो बात हम बोलने वाले उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण चाहिए। ठीक है, 2 किरण में आप याद रखिएगा कि एक किरण को यानी फर्स्ट रे को हमेशा हमेशा फर्स्ट रे को हमेशा प्रधान अक्ष के समानांतर ले लीजिएगा। किसके अक्ष के समानांतर? प्रधान अक्ष के पैरेलल ले लेना है, समानांतर ले लेना है, पैरेलल। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, प्रधान अक्ष के समानांतर। ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ये जिंदगी में बहुत काम आने वाली। अगर ये सीख गए तो जिंदगी भर कभी भूल नहीं पाओगे कि हम लोग कैसे प्रतिबिंब बनाए हैं। ठीक है, ये कभी नहीं भूल पाओगे, मैं वादा करता हूँ, चैलेंज देता हूँ आप लोगों से। तो 2 किरण लेते हैं, कम से कम 2 किरण। 2 किरण में एक किरण को हम लोग किसके पैरेलल गुजारेंगे? तो प्रधान अक्ष के यानी इस अक्ष के पैरेलल गुजारेंगे। ठीक है, अब जो एक किरण और बचा है 2 में से, यानी दूसरा किरण है, सेकेंड वाला किरण है, सेकेंड वाला किरण, इसको कहां से गुजारे भैया? कि इसको जहां से आपको मन करे, यानी जहां से दिल करे, जहां से दिल करे वहीं से गुजार दीजिए। जहां से दिल करे, जहां से दिल करे वहीं से गुजार दीजिए। जहां से दिल करे अर्थ ये हुआ कि जहां से आपको जगह मिले, सुविधा मिले, वहां से गुजार दीजिए। बस ये 2 नियम आप लोग समझ गए, प्रतिबिंब बनाना आसान हो गया। देखिए कैसे होता है, तो देखिए ये 2 किरण। ठीक है, देखिए कैसे। तो हम बताए अभी कि वस्तु को कहां पर रखना है? इन्फिनिटी पर रखना है। ठीक है, इन्फिनिटी पर हम लोग रख दिए। इन्फिनिटी पर कैसा होगा क्या पता, मान लीजिए इस प्रकार से होगा, सपोज करिए इस प्रकार से होगा, तो कुछ किरणें ऊपर से भी टकरा, इस ये वस्तु अगर दर्पण के सामने खड़ा है, तो दर्पण के सामने खड़ा है तो किसी प्रकाश स्रोत से बहुत सारी किरणें इस वस्तु से टकरा रही होगी, कुछ सिर से भी टकरा रही होगी, कुछ पैर से। तो हम लोग 2 किरण को ले लेते हैं इस प्रकार से, कि एक किरण को ले लेते हैं इस प्रकार से, सिर की दिशा से, मान लेते हैं इस प्रकार से। सर जरूरी नहीं कि अनंत पर है तो सर ऐसा ही होगा। ठीक है, उल्टा भी हो सकता है। तो देखिए इस प्रकार से किरण जा रही है, प्रधान अक्ष के समानांतर ले लेते हैं। तो बताइए नियम में हम लोग क्या पढ़े थे कि जब कोई किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आती है यानी पैरेलल आती है, तो कहां से होकर गुजरेगी? तो ये फोकस से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, दूसरा किरण को हम क्या करते हैं? देखिए इस प्रकार से ले लेते, क्योंकि बहुत सारे किरणें कुछ ऊपर से कुछ नीचे से, इस प्रकार से भी प्रधान अक्ष के समानांतर गुजार देते हैं। तो बताइए ये भी कहां से होकर के गुजरेगी? तो ये भी सर फोकस से होकर के गुजरेगी, फोकस से होकर ही गुजरेगी। इस प्रकार से दोनों किरण गुजर चुकी है। ठीक है, अब बताइए प्रकाश प्रतिबिंब का डेफिनेशन में हम लोग क्या पढ़े थे कि जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, यानी दर्पण से टकराने के बाद, परावर्तन के बाद जहां पर एक दूसरे को काटेगी वहीं पर वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो बताइए ये जो किरण है पहले परावर्तन के बाद इस दिशा में गई, ये किरण परावर्तन के बाद इस दिशा में, कहां पर ये दोनों काटी एक दूसरे को? तो इस पॉइंट पर। कहां पर काटी? फोकस पर। अर्थात जब वस्तु को हम लोग अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनती है? फोकस पर बनती है, जो कि हम लोग बना के अभी सीख लिए हैं। ठीक है, अनंत पर वस्तु था, प्रतिबिंब कहां बना? फोकस पर बना है। क्यों बना? तो अब हम लोग किरण से बना करके समझ गए। क्या रटना पड़ेगा ये चीजें? एकदम नहीं रटना पड़ेगा। अगर ये चीज समझ गए कभी रटना नहीं पड़ेगा। तो देखिए अनंत पर था, एक किरण को हम लोग प्रधान अक्ष के समानांतर फोकस से गुजरे, दूसरा को नीचे से ले लिया, इसको भी फोकस से, क्योंकि ये भी प्रधान अक्ष के समानांतर ही गई, कहां से गुजरेगी? फोकस से। जहां एक दूसरे को कट करेगी वहीं पर इमेज बनेगा। तो देखिए एक दूसरे को कहां पर कट किया? ये फोकस पर आकर के कट किया एक दूसरे को, तो यहीं पर प्रतिबिंब बन गया। इसका मतलब समझ में आया कि अनंत पर जब वस्तु को रखते हैं, वस्तु को जब अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनती है अवतल दर्पण में? तो फोकस पर बनती है। तो लिख लीजिए कंडीशन में, लिखेंगे पहला प्रतिबिंब, प्रतिबिंब
कहाँ बनेगी? तो फोकस पर बनेगी, फोकस पर बनेगी। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन लिख लेते हैं। दूसरा कंडीशन कि प्रतिबिंब कैसा होगा, आप बताइए। रटना नहीं है, रटना चीजें रटोगे भूल जाओगे, रटना नहीं है, समझना है। कि बताइए, अब बताइए कि प्रतिबिंब वस्तु अनंत पर था, अब प्रतिबिंब वस्तु कितना बड़ा था, क्या पता है जी? नहीं पता। बताइए, अगर इसका प्रतिबिंब की बात करें, वस्तु इधर था कितना बड़ा ये पता नहीं, लेकिन फोकस पर जो प्रतिबिंब बन रहा है क्या आपको नजर आ रहा है? तो जी बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है, एक इतू सा बिंदु जैसा नजर आ रहा है। इसका मतलब प्रतिबिंब क्या होता है? लगभग बिंदु के समान बनता है, बहुत ही छोटा बनता है, बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। ये बात याद रखिएगा। तो देखिए, अनंत पर है, कितना बड़ा वस्तु ये पता नहीं, लेकिन प्रतिबिंब जब बना है तो कितना सा बना है? एकदम बिंदु सा। तो प्रतिबिंब बहुत ही छोटा होता है। तीसरा की बात करते हैं, तीसरा पॉइंट बात करते हैं। तो तीसरा पॉइंट को अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए, अब बताइए, दर्पण के सामने ये बना है प्रतिबिंब, किसके सामने बना है? दर्पण के सामने। और हम बताए थे कि दर्पण के सामने कौन सा प्रतिबिंब बनता है, कमेंट में फटाफट बताइए कि कौन सा प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनती है। तो जी बिल्कुल आपको पता होगा कि सर कौन सा प्रतिबिंब? तो वास्तविक प्रतिबिंब। यानी प्रतिबिंब कैसा होता है? क्योंकि दर्पण के सामने बना हुआ है, जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब है, वस्तु भी इधर प्रतिबिंब भी इधर, इसका मतलब दर्पण के सामने। तो प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक है। क्या है? वास्तविक। रटना नहीं है, समझना है। वास्तविक, वास्तविक है। बताइए, वास्तविक प्रतिबिंब बना क्योंकि दर्पण के सामने। अब बताइए, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है कि सीधा? तो आंसर आ जाना चाहिए मन में कि सर वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो वास्तविक एवं उल्टा बनता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया। ये 3 पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोकस वाला। क्या है? फोकस। यानी जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनती है? फोकस पर बनती है। कहाँ बनती है? फोकस पर। ये बात आप लोग अपने माइंड में फिट करके रखिएगा। तो पहला पोजीशन आप लोग को समझ में आया? कमेंट में बताइएगा, ठीक है। पोजीशन नंबर 2 देखते हैं। पोजीशन नंबर 2 आप लोग बताइए कि जब वस्तु कहाँ पर होती है? तो जब वस्तु अनंत और किसके बीच? बताइए फटाफट। तो सी के बीच, अनंत यानी वक्रता केंद्र के बीच है, के बीच। तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा, उसकी क्या प्रकृति होगी, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर। तो देखिए, अभी क्या कि जब वस्तु अनंत और सी के बीच हो, यानी ये इस प्रकार से अवतल दर्पण में, ठीक है। समझना, ध्यान से समझना एकदम। ये पोल हो गया, ये फोकस, ये सी। वस्तु पहला क्या था पोजीशन में? अनंत पर, इस प्रकार। अब की कहाँ आ जाएगी? अनंत और फोकस के, इस सी के बीच, अनंत और सी के बीच, यानी ये अनंत था और सी के बीच, यानी कहीं इस प्रकार से होगी। तो वस्तु को हम मान लेते हैं, कुछ भी नाम देते, एक्स डैश नाम दे देते हैं, वस्तु है ये, एक्स डैश कोई वस्तु है, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। या तो एक्स और वाई मान लेते हैं, इस प्रकार से आसान हो गया। एक्स और वाई कोई वस्तु है, कोई भी नाम दे सकते हैं। तो जब वस्तु किसके बीच है? अनंत, अनंत और सी के बीच। सेकंड पोजीशन जो समझाए थे। अब बताइए, अभी हम क्या बताए थे स्टार्टिंग में कि प्रतिबिंब बनने के लिए दो किरण में एक किरण को हमेशा प्रधान अक्ष के समानांतर, तो पहला किरण को हम लोग गुजार लेते हैं प्रधान अक्ष के समानांतर, इस प्रकार से प्रधान अक्ष के समानांतर। बताइए एकदम फटाफट कहाँ से गुजरेगी? तो सर पता है सर, फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार से बन गया। अब बताइए, दूसरा किरण, पहला तो गुजार लिए फोकस से हमेशा, अब दूसरा किरण को कहां से, सॉरी, प्रधान अक्ष के समानांतर गुजार लिए। अब दूसरा किरण को हम लोग कहां से गुजारेंगे? तो दूसरा किरण आपको कहां सुविधा मिल रही है? देखिए, आपको दो तरीका पता होगा। एक या तो ध्रुव से हम गुजार सकते हैं, जो कि नियम में पढ़े थे, किस प्रकार से गुजारेंगे तो ऐसे लौट जाएगी आई कोण आई बराबर कोण आर बनाते हुए। एक बताए थे कि अगर हम सी से गुजारते हैं कोई किरण को, उसी पथ पे वापस लौट जाएगी। तो आसान कौन है हमको गुजारना? तो सी से गुजारना। तो इस प्रकार सी से हम गुजारेंगे तो वापिस इसी दिशा में क्या हो जाएगी? लौट जाएगी। बताइए, लौटने के बाद कहां पर काटे दोनों किरण एक दूसरे को? इस प्रकार से यहाँ पर काटा है, यहाँ पर काटा है। किसके किसके बीच काटा है? सी और एफ के बीच। तो बताइए प्रतिबिंब कैसा था? देखिए, सिरा ऊपर इसका है, सर ऊपर है, इसका नीचे, इसका मतलब है ये एक्स से होगा, ये वाई, सर एक्स डैश वाई डैश मान ले देते हैं।
तो देखिए प्रतिबिंब वस्तु था इस प्रकार से, लेकिन प्रतिबिंब क्या बना, उल्टा। ठीक है, उल्टा बना कि नहीं, एक से ऊपर आया वाई नीचे चला आया, इस प्रकार से कह सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट बताइए, वस्तु को जब सी और अनंत के बीच रखे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बना, तो जी आपको दिख रहा होगा कि सी और एफ के बीच। तो पहला लिखेंगे प्रतिबिंब सी और, यानी सी और एफ के बीच बनता है, एफ के बीच बनता है, एफ के बीच। सी का मतलब हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, आई एफ का मतलब फोकस, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बनता है। ये दिख रहा होगा आपको, तो पहला पॉइंट ये याद रखिएगा। दूसरा बताइए, जो प्रतिबिंब है उल्टा है कि सीधा है, तो दिख रहा होगा आपको कि उल्टा है, तो प्रतिबिंब क्या लिखेंगे, उल्टा है। तो उल्टा है, और दूसरा बात है दर्पण के सामने और उल्टा। कौन सा प्रतिबिंब दर्पण के सामने और उल्टा होती है, तो जी वास्तविक प्रतिबिंब। तो लिखेंगे प्रतिबिंब वास्तविक, वास्तविक और उल्टा है सर, कैसा है, उल्टा। क्लियर, ये बात याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट में बताइए, प्रतिबिंब छोटा कि वस्तु छोटा, प्रतिबिंब छोटा है कि वस्तु छोटा, तो दिख रहा होगा कि प्रतिबिंब बड़ा, वस्तु क्या है, छोटा। तो लिखेंगे प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से छोटा। प्रतिबिंब जो ये बना है इमेज, ये वस्तु से क्या, ऑब्जेक्ट से छोटा है। तो इतना बात ये याद रखिएगा। तो ये सेकेंड पोजीशन हो गया, कोई दिक्कत, ये पोजीशन नंबर 2 हो गया। तो ये बात याद रखिएगा। चलिए अगला पोजीशन देख लेते हैं, पोजीशन नंबर 3। तो पोजीशन नंबर 3 में कौन सा आता है बाबू, बताइए कमेंट में फटाफट। तो पोजीशन नंबर 3 में क्या आएगा, खिसक के जाएगा तब किसी पर, यानी कि वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, वक्रता केंद्र पर। जो शुरू में बताया उसको कॉपी में लिख के रखिए, तब चीज समझ में आएगी। जब वस्तु कहाँ पर हो, वक्रता केंद्र, केंद्र अर्थात सी पर हो, सी पर हो, सी पर हो। तो बताइए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो बना लेते हैं कैसा बनेगा, वो बाद में, पहले बना लेते हैं। हम लोग बताएंगे बाद में ना कि कैसा बनेगा, इसको भी अभी मिटा देते हैं, फिर हम लोग लिखेंगे कैसा बनता है। पोजीशन चेंज हुआ, ये भी चेंज होगी। तो देखिए इस प्रकार से मान लेते हैं, ये पोल हो गया। ठीक है, इस प्रकार का पॉइंट ये जो क्या कहलाया, ये सर प्रधान अक्ष कहलाया, ये फोकस कहलाया, ये सी कहला गया। अब बताइए, अभी हम लोग कहाँ रख रहे हैं वस्तु को, सी पर, इस प्रकार से सी पर रख रहे हैं, सी पर रख रहे हैं, सी सी। तो बताइए नाम क्या दिए थे वस्तु को, एक्स वाई नाम दिए थे, कोई दिक्कत नहीं। हम नियम बताएं सर कि क्या होता है नियम, तो पहला किरण को प्रधान अक्ष के समानांतर, जो कि शुरू में बता चुके हैं, तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी, कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा किरण बताइए आप लोग, दूसरा किरण हम कहाँ से गुजारे, कहाँ से आपको सुविधा मिल रही है, कहाँ से जगह मिल रही है। तो आप लोग ये जानते होंगे सर कि हम लोग यहाँ पर दो जगह से गुजार सकते हैं। पहला तो गुजार सकते हैं ध्रुव से, इस प्रकार से, या तो दूसरा गुजार सकते हैं, अगर फोकस से हम डायरेक्ट गुजारेंगे तो किसके टकराने के बाद किसके समानांतर हो जाएगी, तो प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ये भी हम कर सकते हैं। तो हमको जो सुविधा मिला, हमको अच्छा इस प्रकार से लग रहा था, ऐसे ही गुजार देते हैं, ऐसे अच्छा लग रहा ऐसा गुजारते हैं। तो इस प्रकार से जब गुजारते हैं तो जो प्रतिबिंब की वस्तु काटेगी एक दूसरे को किरण परावर्तन के बाद, वो कहाँ पर काटेगी, इस प्रकार से इस पॉइंट पर काटेगी। तो ये पॉइंट को अगर मिलाएंगे तो कहाँ पर जाके मिल रहा, तो सी से मिल रहा, सी से। तो इसको क्या बोलेंगे, एक्स डैश और वाई डैश। बताइए ऊपर इसी का प्रतिबिंब नीचे बना, यानी जस्ट उसी पॉइंट पर बना है। यानी जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनती है, वक्रता केंद्र पर। तो लिख देते हैं कि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र यानी सी पर ही बनती है, उसी जगह पर बनती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए ये वास्तविक है कि काल्पनिक, तो जो सामने है उल्टा है तो वास्तविक है। प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, ये है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा बताना कि बड़ा है कि छोटा, तो अगर यहाँ देखिए हम लोग लाइन तो टेढ़ा चल गया, अगर ये इसको ध्यान से देखिएगा तो ये लगभग वस्तु की क्या होती है, बराबर। यानी हमेशा याद रखिएगा कि वक्रता केंद्र पर जब वस्तु रखा रहता है प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनती है, लेकिन क्या बनती है, बराबर बनती है। यहाँ हम लोग बनाने में थोड़ा सा किरणें इधर उधर हो गई, स्केल से बनाएंगे तो पूरा सीधा जाएगी, तो वस्तु के बराबर। तो प्रतिबिंब किसके बराबर, वस्तु के बराबर आकार का बनता है, ये बात याद रखिएगा, बराबर होता है। तो आपसे कोई पूछे कि बताओ
अवतल दर्पण में किस स्थिति पर वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है? तो केवल कौन सा? सी पर, यानी सी पर। बात याद रखें, कोई दिक्कत नहीं। तो हमेशा वक्रता केंद्र पर रखेंगे वस्तु को, तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगी और बराबर बनेगी। ठीक है, ये पोजीशन नंबर कौन हो गया? थर्ड। चलिए पोजीशन नंबर हम लोग 4 देख लेते हैं। ठीक है, पोजीशन नंबर 4 बताइए, जब वस्तु कहां पर होती है? तो पोजीशन नंबर 4 में खिसक क्या आएगा? सी और एफ के बीच, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी एवं फोकस एफ के बीच हो हो तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बना के देख लेते हैं। ये पोल हो गया, ये एफ हो गया, ये सी, इस प्रकार से हो गया। ठीक है, वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? सी और एफ के बीच, अर्थात इस प्रकार से इस पोजीशन में हम लोग रख रहे हैं, सी और एफ के बीच। एक्स वाई वस्तु का नाम रख दिए। बताइए, दो किरण लेते हैं। पहला किरण प्रधान अक्ष के हमेशा समानांतर गुजारेंगे। कहाँ से गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरा किरण हम कहाँ से गुजारेंगे जी भैया? बताइए कहाँ से, कहाँ से? तो आपको पता होगा, या तो हम ध्रुव से गुजार सकते हैं, या तो फोकस से। ध्रुव स्थान अच्छा लग रहा है हम लोग को, तो अगर फोकस से गुजारते हैं तो इस प्रकार से जाएगी, और प्रधान अक्ष की क्या हो जाएगी? फोकस से गुजरा प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगी, इस प्रकार से। बताइए कहाँ काटा एक दूसरे को? इस प्रकार से यहाँ पर काटा, और जहां पर काटती है वहीं पर क्या बनता है? प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब बनेगा एक्स डैश और वाई डैश। बताइए प्रतिबिंब कहाँ बना? तो फोकस आई साइड कौन सा बिंदु है? अनंत, यानी प्रतिबिंब किसके, सॉरी सी और अनंत के बीच बना। तो लिख लीजिए प्रतिबिंब सी यानी वक्रता केंद्र केंद्र एवं अनंत के बीच बनता है। यानी जब जब वस्तु को वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच, यानी सी और एफ के बीच रखते हैं, तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा इस वस्तु का सी और अनंत के बीच बनेगा, सी और अनंत के बीच। ये पॉइंट याद रखिएगा हमेशा। तो वक्रता केंद्र एवं अनंत के बीच बनता है। क्लियर? अब बताना, प्रतिबिंब वास्तविक की काल्पनिक? तो सामने है, उल्टा है, वास्तविक एवं उल्टा। क्या लिख देंगे? वास्तविक एवं उल्टा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, कि बताइए प्रतिबिंब बड़ा है कि छोटा? तो आपको दिख रहा होगा कि वस्तु छोटा था, प्रतिबिंब बड़ा हो गया, इससे तो लिखेंगे अब की क्या हो गया? प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। कोई दिक्कत जी? कोई दिक्कत नहीं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि प्रतिबिंब कैसा कैसा बना। एक छोटा सबसे पहले बना था, फिर उसके बाद बराबर बना, उसके बाद अभी बड़ा। इस प्रकार से अवतल दर्पण में हर एक प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, छोटा बड़ा और बराबर तीनों। ठीक है, इसको बाद में चर्चा करेंगे। पहले ये तीसरा पोजीशन आपको समझ में आया कि प्रतिबिंब कहाँ होनी चाहिए? ये तीसरा पोजीशन है, सॉरी ये कैमा पोजीशन था? चौथा पोजीशन, 4 नंबर। ये 4 नंबर का पोजीशन था। सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच जब वस्तु को रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बना? सी और अनंत के बीच। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो चलिए अगला पोजीशन नंबर 5 चलते हैं, 5वां पोजीशन। ठीक है, पोजीशन नंबर 5। सब जितना भी हम अभी डायग्राम बना रहे हैं सब अपना कॉपी में बना के रखिएगा, इसको रिवाइज करिएगा, एक दो बार दिमाग में फिट हो जाएगी। ठीक है, इसको रिवाइज करिएगा। क्लियर? जब वस्तु कहाँ पर हो, आपकी कौन सा पोजीशन आ जाएगा? फोकस पर। जब वस्तु फोकस यानी एफ पर हो। डायग्राम, जितने भी डायग्राम अपना कॉपी में हर चीज नोट करते रहिएगा, जितने भी चीजें आप लोग पढ़ते हैं ऑनलाइन। ठीक है, साथ साथ कॉपी लेके बैठिए, कलम लेके बैठिए, नोट करते जाइए, नोट से बनाते रहिए, बेहतरीन ढंग से समझ में आएगी, बेहतरीन ढंग से समझ में आएगी और टाइम का बचत होगा। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम लोग अभी क्लास को देख लेते हैं, बाद में नोट से बना लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं हो पाता। ठीक है, तो साथ साथ नोट से बनाइए, बेहतरीन तरीके से बनाइए, चीजें बाद में रिवाइज करिएगा तो स्पष्ट रूप से समझ में आएगी। तो ठीक है, वो काम करना ना भूलें। ठीक, तो चलिए अगला पोजीशन नंबर 5वां चलते हैं। कौन सा पोजीशन है? 5वां। तो वस्तु कहां पर हो? फोकस पर हो।
इसको भी बना लेते हैं। ये पोल हो गया। जब वस्तु कहां पर हो, फोकस पर, फोकस पर, ये एफ हो गया, ये सी। अब की वस्तु को कहां रख रहे हैं जी, फोकस पर रख रहे हैं, फोकस पर, ठीक है, ये फोकस पर रख रहे हैं। वस्तु का नाम एक्स वाई रखे थे, फोकस पर। तो पहला किरण कुछ भी रहे हमेशा किसके समानांतर गुजारेंगे, प्रधान अक्ष के समानांतर। कहां से गुजरेगी सर, तो फोकस होकर गुजर जाएगी, इस प्रकार से गुजर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। बताइए दूसरा जगह आपको कहाँ मिल रहा है, देखिए इधर बाद ऐसे हम गुजार नहीं सकते, किरण को इस प्रकार से नहीं ले सकते हैं, इधर डायरेक्ट गुजार नहीं सकते, हम लोग इस प्रकार से ले सकते हैं, ठीक है। हम लोग ऐसे भेजेंगे तो हाँ ऐसा नहीं होता है कोई, ठीक है। इस प्रकार से हम भेज देते हैं, तो जगह क्या बचा, ध्रुव। तो ध्रुव से इस प्रकार से हम गुजारेंगे तो आई बराबर आर बनाते हुए क्या हो जाएगी, ये लौट जाएगी इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से लौट जाएगी, ठीक, इस प्रकार से लौटेगी। बताइए ये नियम भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो बताइए क्या ये किरण कहीं पर एक दूसरे को काटेगी, कहीं पर काटेगी। तो अब आपको एक बात बताते हैं, देखिए हमारा जो एनसीईआरटी का 2 बुक है, ठीक है। अभी जो बुक आया है उसको हम लोग न्यू एनसीईआरटी यानी मॉडिफाई होकर के बुक आया है, नई एनसीईआरटी बुक। जो पहले वाला बुक हम लोग पढ़ते थे वो पुरानी एनसीईआरटी का बुक थी, ठीक है। तो देखिए न्यू एनसीईआरटी बुक में ये चीजें कह गई है, लिखी गई है कि जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहीं प्राप्त नहीं होती है, कहीं प्राप्त नहीं होती है। इसका रीजन ये है कि जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो इस प्रकार से किरणें टकरा करके जाती है कि कहीं एक दूसरे को काटेगी नहीं, कहीं एक दूसरे को नहीं काटेगी। अब बताइए जब तक किरणें नहीं काटेगी तब तक प्रतिबिंब बनेगा, तो जी नहीं बनेगा, क्योंकि डिफिनेशन में कहता है कि किरणें परावर्तन के बाद काटनी चाहिए, काटनी चाहिए, तभी जाकर के प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो बताइए ये किरणें कहीं पर काटेगी, जी नहीं काटेगी। तो न्यू एनसीईआरटी में ये बात लिखा हुआ है कि जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होती है, तो ये बात। लेकिन वही बात पुरानी एनसीईआरटी को देखें तो पुरानी एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पे बनती है। कहां पर बनती है, अनंत पे। यानी इसका मान्यता ये है कि जा करके कहीं न कहीं ये किरणें जा करके काटेगी, कहीं न कहीं काटेगी, तो उस पॉइंट का नाम हम लोग क्या दे देते हैं, अनंत दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, अनंत दे देते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, दोनों बात हम लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा, प्राप्त नहीं होगा, प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा। ये कौन सा एनसीईआरटी कहता है, तो न्यू एनसीईआरटी। आपके नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं, न्यू एनसीईआरटी कहता है। लेकिन आप याद रखिएगा कि अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाए तो न्यू एनसीईआरटी के बाद आप लोग को नहीं अभी चलाना है फिलहाल, जब तक कोई इंफॉर्मेशन ना आ जाए कि हम लोग जो प्रश्न पूछेंगे वो बेसिस होगा न्यू एनसीईआरटी का। ये बात नहीं कहा जाए एडमिट कार्ड वगैरह में। अगर ये बात बोल दिया जाए कि जो प्रश्न का पैटर्न आपकी रहेगा वो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रहेगा, तब आप लोग बोलिएगा कि जब प्रतिबिंब सॉरी वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा। जब ये बात पूछे न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से तब। अगर नहीं पूछे तो हमेशा हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी वाला बात याद रखेंगे। तो बताइए ओल्ड एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ था, अभी बताएं हम लोग कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, तो कहीं नहीं काट रहा था, अनंत पर मान्यता है कि अनंत पर काटेगी। तो क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगी, बनेगी। अगर इस पॉइंट में देखेंगे तो प्रतिबिंब बोल रहा न्यू एनसीईआरटी प्राप्त नहीं होगा। जब प्राप्त ही नहीं होगा तो क्या उसकी कोई विशेषता होगी, जब कोई चीज प्राप्त ही नहीं है तो क्या उसका कोई विशेषता है कि मोटा है, लंबा है, नाटा, ये तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो प्राप्त ही नहीं है, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब बोल रहा पुरानी एनसीईआरटी में, ओल्ड एनसीईआरटी में, ओल्ड एनसीईआरटी में, ओल्ड एनसीईआरटी में आपको बोल रहा कि प्रतिबिंब प्राप्त होगी, कहां पर होगी, अनंत पर। तो जब अनंत पर होगी तो कैसा होगी, अनंत पर होगी तो कैसा, यानी प्राप्त होगा कि नहीं। जब बोल रहा है कि एनसीईआरटी में, ओल्ड एनसीईआरटी में प्राप्त होगा अनंत पर, तो अनंत पर होगा तो कैसा होगा, ये बात याद रखिएगा। तो अनंत पर हो जाएगा तो देखिए कहां पर काटेगी, कहीं पर काटेगी तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो लिखेंगे प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगी, बहुत बड़ा बनेगी, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चौथा पॉइंट याद रखिएगा, जब प्राप्त हो रहा है ये ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से तो कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, तो ये भी बात याद रखिएगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, तो वास्तविक, क्योंकि दर्पण के सामने है, दर्पण के वास्तविक एवं उल्टा। जब वास्तविक है तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये बात याद रखिए। देखिए दर्पण के सामने हमेशा कैसा, वास्तविक और उल्टा। ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो ये बात, इतना बात आप लोग याद रखिएगा कि ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से वो बात कही गई है, न्यू के हिसाब से
ये बात कही गई है। क्लियर? तो चलिए इसको भी समझ गए होंगे। चलिए एक और पोजीशन लास्ट समझ जाते हैं हम लोग कि जब वस्तु कहां पर है, फोकस के अंदर, अर्थात फोकस और ध्रुव के बीच हो। ये बात याद रखिए, जब वस्तु फोकस फोकस के अंदर, या इसी को बोल सकते हैं फोकस और ध्रुव के बीच, ये बात याद रखिएगा, इसके बीच में हो तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए बना के देख लेते हैं। ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सी हो गया, इसके बीच अंदर रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? इसके अंदर हम रख रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है, अंदर रख रहे हैं एक्स वाई। बताइए पहला किरण क्या बोले, कहां से गुजरना, हमेशा प्रधान अक्ष के समानांतर। कहां से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। इस प्रकार से निकल चुका है। दूसरा किरण आपको कहां स्थान मिल रहा है? इस प्रकार से, यहां से, तो इस प्रकार से ऐसा गुजरेगी, ठीक है, इस प्रकार से जा रहे हैं। ये भी कहीं नहीं काटेंगे तो क्या दोनों स्थिति ओवरलैप करेगा कि फोकस के अंदर भी रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, फोकस पर रखे तब वो अनंत पर? तो ऐसा नहीं। अगर फोकस पे बोले तो अनंत पर सटीक रूप से, ये बात याद रखना। लेकिन जैसे ही फोकस के अंदर गया वस्तु, फोकस और ध्रुव के बीच, यानी फोकस के अंदर वस्तु गया, तो हमेशा एक काम याद रखना, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना कि हम लोग किरण को पीछे की ओर बढ़ा देंगे। किस प्रकार से? पीछे की ओर। जब पीछे की ओर ये किरण को हम लोग बढ़ाते हैं तो कहीं पर एक दूसरे को ये किरणें काट देती है। जहां पर काटेगी वहीं पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो एक्स डैश और वाई डैश, इस प्रकार का प्रतिबिंब। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जब वस्तु को फोकस के अंदर रखते हैं, हमेशा अंदर रखेंगे तो पीछे की ओर बढ़ा करके किरण को देखेंगे। पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं जरूर काटेगी, जहां काटेगी वहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा। तो हमेशा याद रखना। तो बताओ फोकस के अंदर जब वस्तु को रखे तो प्रतिबिंब कहां बना? तो दर्पण के पीछे बना, दर्पण के पीछे बनता है। अब पीछे तो कोई स्थिति नहीं है, पीछे का कोई स्थिति है? ध्रुव फोकस कहीं नहीं, तो पीछे केवल लिख देना है पीछे बनता है, ठीक है। दूसरा बात बताइए, प्रतिबिंब वास्तविक है कि काल्पनिक? तो हम पहले ही बता दिए थे कि जब टूटी टूटी रेखा से, इस प्रकार रेखा से काट करके बनेगी, इस प्रकार से कटिंग करके बना है, तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? टूटी टूटी रेखा से काल्पनिक प्रतिबिंब। और दूसरा ये भी पहचान सकते हैं कि दर्पण के पीछे, सामने मुंह इधर है, दर्पण का सामने भाग पीछे बना, इसका मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब। तो दर्पण को जो भी पीछे प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक होता है, ठीक है। तो लिखेंगे कि काल्पनिक, काल्पनिक एवं, बताइए काल्पनिक प्रतिबिंब उल्टा होता है कि सीधा? तो हम पहले भी बता चुके हैं, अभी भी देख रहे होंगे तो सीधा ही है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होती है? वस्तु इस प्रकार से तो सीधा प्रतिबिंब है, तो काल्पनिक एवं सीधा होता है, सीधा, ठीक है। तीसरा बात याद रखिएगा, बताइए प्रतिबिंब बड़ा है कि छोटा है? तो वस्तु से बड़ा है, तो लिखेंगे वस्तु से बड़ा होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी बातें याद रखें। यही यही पोजीशन है, एक पोजीशन है कि फोकस और ध्रुव के बीच, यही हम लोग सैलून में रखते हैं चेहरा को फोकस और ध्रुव के बीच। तो अवतल दर्पण में जो इमेज बनता है वो बहुत बड़ा बनता है, बड़ा बनता है, और काल्पनिक अर्थात सीधा बनता है, काल्पनिक होता है। सीधा और काल्पनिक बनता है, बड़ा बनता है, तो ताकि चेहरा हमारा स्पष्ट रूप से दाढ़ी बाल जो भी बनाते हैं दिख जाए। तो हम लोग जो दाढ़ी बनाने में दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, तो कौन कौन से पोजीशन में वस्तु को रखते हैं, अपना चेहरा को रखते हैं? तो फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं। ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि कौन सा पोजीशन में हम लोग अवतल दर्पण के सामने जब सैलून में खड़ा बैठे रहते हैं, अपना दाढ़ी या चेहरा बनाते हैं, कुछ भी बाल कटवाते हैं, तो कौन सा पोजीशन में हम लोग बैठे रहते हैं, किस पोजीशन में? तो फोकस और ध्रुव के बीच, तभी हमारा वास्तविक एवं सीधा काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब दर्पण में बनता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी बात आप लोग याद रखिएगा, एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोग को बता दिए, ठीक है। तो बताइए जब फोकस और ध्रुव के बीच है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे, काल्पनिक एवं सीधा वस्तु से बड़ा। यही स्थिति हम लोग कहाँ यूज करते हैं? तो दर्पण सैलून में हम लोग जब भी दाढ़ी बनाने जाते हैं तो हम लोग अपना चेहरा को किसके किसके बीच रखते हैं? फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं। तो कहाँ कैसा प्रतिबिंब बनता है? बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है, ताकि हमारा जो भी दाढ़ी बाल बने वो बाल छूटे ना, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं अभी तक जितनी बातें हम लोगों ने बताया, ठीक है, हमने चर्चा किया,
वो सब आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर तरीके से फिट हो गया होगा, एकदम क्रिस्टल तरीके से फिट हो गया होगा। ठीक है, तो जितनी भी बातें अभी हम लोगों ने चर्चा किया सभी को अपने कॉपी में नोट करिए, उसको 2-3 बार रिवाइज करिए, हमेशा के लिए फिट हो जाएगी। ठीक है, बैठ जाएगी दिमाग में। तो दोस्तों और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।